हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना एकेडमी। और इस वीडियो में हम DSSB TGT नेचुरल साइंस शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस देखेंगे, बायोलॉजी और EVS के। इस वीडियो में टोटल 40 क्वेश्चंस हैं जो शिफ्ट 1 मेल 29/9/2018 में आए थे क्वेश्चन। और शिफ्ट थी फर्स्ट जो 8:30 से 10:30 बजे तक थी। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे एक और वीडियो डाली है जो मेल शिफ्ट 2 के क्वेश्चन हैं, जिसमें बायो के। आप अगर उस वीडियो को देखकर ये वीडियो देखेंगे तो आपको कई सारे क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी पता चल जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो डिफरेंट हैं बट जो टॉपिक्स हैं और जो उस वीडियो में मैंने रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है, उस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से इस वीडियो में क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए थे। तो आप यहाँ पर ये फिगर आउट कर सकते हैं कि रिलेटेड इन्फॉर्मेशन समझना और टॉपिक को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। बाइनरी फिजन जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है, वो किस ऑर्गेनिज्म में देखने के लिए मिलता है? बैक्टीरिया, स्पॉन्जेस, अर्थवर्म्स, प्रोटोजोआ। तो हमने अमीबा पढ़ा है कि अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, बट अमीबा किसके अंडर आता है? प्रोटोजोन्स के अंदर आता है। तो आंसर 4 इज द करेक्ट आंसर। अब इस टॉपिक से हमें ये जानना है कि किस चैप्टर से है क्वेश्चन। तो ये चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर 1 क्लास 12th का क्वेश्चन है। तो अब हम यहाँ पर बाइनरी फिजन को देखेंगे। तो बाइनरी फिजन में ये यहाँ पे पेरेंट सेल है, सूडोपोडिया मिनिमाइज हो जाएगा। सूडोपोडिया क्या होता है? फॉल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। और उसके बाद सबसे पहला स्टेप क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस मतलब सबसे पहले न्यूक्लियस 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा और फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोप्लाज्म 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा और एक पेरेंट 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इसे बाइनरी मीन्स 2। तो एक पेरेंट से 2 ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज एन एग्जाम्पल फॉर सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल कौन सा है? पैरामीशियम, स्पायरोगायरा, फंजाई या क्लॉस्ट्रीडियम। तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है जब डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे कोई ऑर्गेनिज्म फीड करता है। तो वो कौन है? फंगस है। इस तरीके से ये इन्वायरमेंट को भी क्लीन रखते हैं। और ये किस चैप्टर से लिया गया है? चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11। और सैप्रोफिटिक अभी जो मैंने बताया कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। बट अब दूसरी तरीके से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? सारे ऑप्शन यही होते, बस फंगस की जगह अगर हम यहाँ पे मशरूम लिख देते, तो अगर मैं आपसे सैप्रोफाइट पूछती तो क्या आंसर होता? मशरूम होता। तो हमें यहाँ पे फंगस के 3 महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स भी याद रखने हैं। राइजोपस, ईस्ट एंड मशरूम जो फंगस के एग्जाम्पल हैं, ये भी सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? तो आरबीसी 120 दिन तक जिंदा रहते हैं बॉडी में। तो 120 डेज उनका लाइफ स्पैन होता है। बट इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है? पहले ये देख लेते हैं कि चैप्टर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का चैप्टर है क्लास 11 का। तो हम ये क्यों देख रहे हैं कि किस चैप्टर से है, ताकि आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स फिगर आउट हो सके कि कौन कौन से हैं, वो आप चैप्टर्स पढ़ के ज़रूर जाएँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि आरबीसीज का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। सबसे ज़्यादा एबेंडेंट ब्लड सेल्स बॉडी में कौन से हैं? आरबीसीज हैं। आरबीसीज की फॉर्मेशन कहाँ होती है? तो आरबीसी रेड बोन मैरो में बनते हैं इन एडल्ट्स। आरबीसीज के अंदर क्या न्यूक्लियस होता है? नो, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता मोस्ट ऑफ द मैमल्स। और इनकी शेप कैसी होती है? बाइकॉनकेव शेप। एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर कितना हीमोग्लोबिन होता है? तो आरबीसीज रेड कलर के होते हैं और उनका रेड कलर किस वजह से होता है? एचबी मतलब हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। और एक हेल्दी इंडिविजुअल में 12 से 16 ग्राम के बीच में आरबीसीज हीमोग्लोबिन होने चाहिए, नहीं तो हम उसे एनीमिक मानते हैं अगर कम हीमोग्लोबिन है 12 से। तो उसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ये इसका फंक्शन है, आरबीसी इसका मेन फंक्शन। और ये ट्रांसपोर्ट किस वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। एवरेज लाइफ स्पेन कितना है आरबीसी का, जो कि क्वेश्चन में था 120 डेज। और अब आरबीसी का ग्रेवयार्ड का है, मतलब ये डिस्ट्रॉय कहाँ होते हैं? स्प्लीन। तो ये 9 के 9 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो ये आपको जनरल अवेयरनेस में देखने के लिए मिल जाएंगे और बाकी के भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये वाली जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सिक्रीट्स द हार्मोन गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन हार्मोन कौन रिलीज करता है? लिवर, डिओडेनम, स्टमक या पैनक्रियाज। तो गैस्ट्रिन हार्मोन इज रिलीज्ड बाय स्टमक। तो गैस्ट्रिन हार्मोन स्टमक में कौन रिलीज करता है? ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर से है, क्लास 11 चैप्टर 16 जो है। तो गैस्ट्रिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि पैराइटल सेल्स रिलीज करते हैं गैस्ट्रिन को। गैस्ट्रिन क्या करता है? स्टिमुलेट करता है HCl की प्रोडक्शन को।
HCl क्या करता है, खाने को एब्जॉर्ब करने में, वाइटामिन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो मतलब गैस्ट्रिन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो स्टिमुलेट करता है मेनली HCl की प्रोडक्शन को। उसके बाद है पल्मोनरी आर्टरी सप्लाई द ब्लड टू विच वाइटल ऑर्गन इन द बॉडी, ह्यूमन बींग्स। तो ये शिफ्ट टू में भी, मेल शिफ्ट टू में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। तो पल्मोनरी आर्टरी किससे ब्लड सप्लाई करते हैं, ब्रेन, लंग्स, लिवर या किडनी? तो आंसर इज लंग्स। तो पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी सर्कुलेशन में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। ये क्या करते हैं कि हार्ट के राइट हैंड साइड पे जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको उठा के लंग्स तक पहुंचाते हैं। तो मतलब पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट हैंड साइड से हार्ट के कहाँ पहुंचाया जाता है, लंग्स में पहुंचाया जाता है, जहाँ पे डिफ्यूजन होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज हो जाती है बॉडी से। तो लार्जेस्ट पल्मोनरी आर्टरी कौन सी है, पल्मोनरी ट्रंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्फेक्शन ऑफ फोल्ड्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज रेफर्ड टू एज। तो पहले हम यहाँ पे ये जानेंगे कि ह्यूमन ब्रेन की रक्षा कौन करता है, स्कल। स्कल के नीचे 3 लेयर्स होती हैं जिन्हें मेनिंजेस कहते हैं। उन लेयर के बीच में फ्लूइड होता है जो शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करता है। तो इसीलिए यहाँ से जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, मेनिंजाइटिस, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन होता है जिन फोल्ड्स में, वो मेनिंजेस होती हैं जो 3 लेयर्स मैंने बताई। तो meningitis is the inflammation of the meninges. Meninges are the 3 membranes that cover the brain and the spinal cord. Meningitis can occur when fluid surrounding the meninges become infected. Question number 7. What is the normal gestation period of human beings? Human beings का normal gestation period क्या होता है? तो ये जानना है gestation period क्या होता है। कंसेप्शन से बर्थ के बीच का जो टाइम पीरियड है वो gestation period होता है, और ह्यूमन बींग्स में 270 दिनों का होता है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ा जेस्टेशन पीरियड, लार्जेस्ट जेस्टेशन पीरियड किस में होता है, एलिफेंट में होता है, अराउंड 500 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस ऑफ मेमोरी पावर इज रेफर टू एज। इसमें जो बाकी के 4 टर्म्स हैं इनकी मीनिंग भी जाननी है, ये CDP में भी आते हैं और साथ ही ये जनरल अवेयरनेस में भी आते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि सेम ही जैसे यहाँ पे लॉस ऑफ मेमोरी आया वही आए, दूसरा भी आ सकता है जैसे लॉस ऑफ स्पीच। ठीक है, तो हमें इसके सारे सबके मीनिंग जानने हैं। तो अभी तो लॉस ऑफ मेमोरी का मतलब होता है एमनेशिया। अब हम जानते हैं अटेक्सिया किसे कहते हैं। अटेक्सिया का मतलब होता है डिसऑर्डर्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड स्पीच। एमनेशिया, लॉस ऑफ मेमोरी अभी पढ़ा। लॉस ऑफ एबिलिटी टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट और पीपल इज एग्नोशिया। एफेजिया का मतलब होता है अ लैंग्वेज डिसऑर्डर। तो पर्सन्स इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट इज एफेजिया। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। नेगेटिव विपरीत दिशा में, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में क्या होता है? तो टूवर्ड्स अर्थ इज पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, बट अर्थ के दूसरी दिशा में अपवर्ड टू अर्थ इज नेगेटिव। तो जो शूट्स हैं वो जियोट्रॉपिक मतलब कि वो अर्थ की तरफ मूव नहीं करती, अर्थ से विपरीत दिशा में मूव करती हैं। तो इसका करेक्ट एग्जाम्पल क्या होगा, आंसर क्या होगा, अपवर्ड ग्रोथ ऑफ शूट्स इज नोन एज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। द फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम DNA इज नोन एज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन कवर होंगे। DNA से mRNA बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हमें सेंट्रल डॉगमा को समझना है। ये मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर 6 क्लास 12 से लिया गया है। तो यहाँ पर सेंट्रल डॉगमा क्रिक ने दिया था, फ्रांसिस क्रिक। DNA जब खुद की कॉपीज़ बनाता है, DNA जो कि डबल स्ट्रैंडेड होता है, जब वो खुद की कॉपीज़ बनाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो यहाँ DNA से DNA बनना इज़ रेप्लिकेशन, और ये DNA पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से होता है। जब DNA में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कोडेड होती है, 4 बेस पेयर्स ATGC की फॉर्म में होती है। तो जब DNA से RNA बनता है, RNA जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एक स्ट्रैंड दिख रहा है आपको, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो DNA से RNA बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और ये किस एंजाइम की हेल्प से होता है? RNA पॉलीमरेज। जब RNA से फाइनल प्रोडक्ट प्रोटीन बनता है, एक्चुअली DNA कैसे एक्सप्रेस करता है? प्रोटीन बना के खुद को एक्सप्रेस करता है। तो RNA से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन, और ये किसकी हेल्प से होता है? राइबोसोम, जिन्हें प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहा जाता है। ओके, तो इस तरीके से ये सेंट्रल डॉगमा, और इसमें कई सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपकी कवर होंगे। रेप्लिकेशन क्या होता है? DNA से DNA बनना, DNA से RNA बनना इज़ ट्रांसक्रिप्शन, RNA से प्रोटीन बनना इज़ ट्रांसलेशन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड रिलीजेज ऑक्सीटोसिन। कौन सी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है?
तो आंसर तो है पिट्यूटरी ग्लैंड इसका। बट पिट्यूटरी ग्लैंड में दो पार्ट्स होते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से दो क्वेश्चन तो आपके टकराएंगे, 2-3 क्वेश्चन टकराएंगे, ठीक है। तो इसे देखते हैं। तो एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ये केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन से लिया गया है। तो जो पिट्यूटरी है उसके दो पार्ट्स होते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस मीन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यहाँ से दोनों हार्मोन इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीटोसिन जो कहाँ पे एक्ट करता है, यूट्रस और ब्रेस्ट पे एक्ट करता है, और इसका इफेक्ट क्या होता है, लेबर पेन के दौरान कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करना और लैक्टेशन में हेल्प करना, कॉन्ट्रैक्शन टू एक्सप्रेस मिल्क, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन का मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प है और कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प है ड्यूरिंग लेबर पेन्स। फिर आ जाता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। वो किडनी पे एक्ट करता है और वाटर को रिटेन करने में हेल्प करता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर आ जाते हैं हम एंटीरियर पिट्यूटरी पे, जिसे एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस 6 हार्मोन रिलीज करता है। आपको ऐसे भी याद करना है कि पिट्यूटरी जिसके दो पार्ट हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो 2 हार्मोन रिलीज करती है और एंटीरियर पिट्यूटरी जो 6 हार्मोन रिलीज करती है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है ACTH, TSH, GH, FSH, LH एंड बीटा एंडोर्फिन। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन जहाँ से आता है वो TSH, GH और FSH से आते हैं। GH जो ग्रोथ हार्मोन, बोन स्टिमुलेट करता है ग्रोथ को। TSH जो थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि थायरोक्सिन रिलीज नहीं करता TSH, बल्कि ये थायराइड पे एक्ट करता है, थायराइड ग्लैंड पे। फिर थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन रिलीज करती है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ट्रिकी होकर आ चुका है DSSP में। उसके बाद FSH, ये इंपॉर्टेंट है कि FSH किस पे एक्ट करती है, फीमेल ओवरीज पे, और फॉलिकल्स को मैच्योर करने में हेल्प करती है और एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्लेज अ मेजर रोल इन ड्यूरिंग मिल्क इजेक्शन। तो अभी मैंने जैसे कहा था कि अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो 2-3 क्वेश्चन हमारे ऐसे ही हो जाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन अभी सीधा आ गया कि मिल्क इजेक्शन हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन या प्रोजेस्टेरॉन। तो आंसर इज ऑक्सीटोसिन, क्योंकि वो मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब यहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा है अगर ढंग से तो ये 2 स्टेटमेंट समझ में आ जाएंगे। तो फर्स्ट इज इंसुलिन इज सिक्रीटेड बाय अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंजरहैंस। ये उन बच्चों को समझ में आएगा जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी DSSP मेल शिफ्ट 2 की, उसमें मैंने इंसुलिन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अब फर्स्ट को भी छोड़ते हैं, सेकंड पे बढ़ते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस सेरेब्री। येस, दिस इज करेक्ट। एडिनोहाइपोफाइसिस मीन्स एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीजेज FSH। ये हमने पढ़ा कि वो 6 हार्मोन रिलीज करती है, उसमें FSH अभी मैंने बताया था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। 98% ऑफ पैनक्रियाज इज फॉर्म्ड बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये लास्ट वीडियो में बताया था। तो जिन्होंने लास्ट वीडियो देखी है उन्हें पता चल जाएगा कि फर्स्ट इज द रॉन्ग ऑप्शन, क्योंकि इंसुलिन सिक्रीट करता है बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स एक्चुअली क्या रिलीज करते हैं, ग्लूकागॉन हार्मोन। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में कौन सी सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व होती है, सेंट्रल डॉग्मा में अभी हमने देखा था राइबोसोम, बट सिंस वो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बट फिर भी आप आंसर तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रफ क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, जो छोटे छोटे सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं ये एक्चुअली क्या है, राइबोसोम्स हैं। तो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं तो वो प्रोटीन बना पाते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। और अगर राइबोसोम पे राइबोसोम्स नहीं है अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, तो उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और वो लिपिड बनाता है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15, द डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर जो अभी हमने सेंट्रल डॉग्मा में देखा था वो किसने बताया था, वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बताया था। सिंगर एंड निकोल्सन यहाँ पे याद रखना है, सिंगर एंड निकोल्सन ने फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था सेल मेम्ब्रेन का या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। उसके बाद उरे एंड मिलर के बारे में भी मैंने बताया था इवोल्यूशन में। तो क्रिक और जो वॉटसन थे उन्होंने डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर को बताया था। तो ये डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है जिसमें जो बैकबोन है वो शुगर और फॉस्फेट से बनी है और ATGC 4 बेस पेयर्स हैं, नाइट्रोजनस बेसेस हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। फादर ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी किन्हें कहते हैं? चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ नाम की किताब लिखी थी, आई थिंक 1859 में। तो ये इवोल्यूशन चैप्टर 7 क्लास 12 से लिया गया है। तो जो चार्ल्स डार्विन थे, उनसे रिलेटेड 2-3 चीज़ें और पढ़नी है कि उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन को कॉन्सेप्ट दिया था, स्पीसिएशन को कॉन्सेप्ट दिया था। तो उन्होंने बोला था कि जो इवोल्यूशन है वो ग्रेजुअल स्लो प्रोसेस है और वो किसकी हेल्प से होता है? नेचुरल सिलेक्शन की हेल्प से होता है। नेक्स्ट है, जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन मैमल्स। जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस किसका पार्ट है? नेफ्रॉन का पार्ट है। तो नेफ्रॉन का पार्ट जक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस है और वो किडनी के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व सप्लाइज द हार्ट। हार्ट को कौन सी क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है? वेगस नर्व, जिसे क्रेनियल नर्व 10 भी कहते हैं। तो टोटल 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो पेयर्ड होती हैं। तो नर्व्स दैट एक्सटेंड थ्रू आउट द बॉडी ऑन बोथ साइड्स एमर्जिंग डायरेक्टली फ्रॉम ब्रेन एंड ब्रेन स्टेम से निकलने वाली नर्व्स को क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। ये 12 होती हैं। 10th क्रेनियल नर्व को वेगस कहते हैं और ये सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व है। क्वेश्चन नंबर 19, प्लास्टिड्स प्ले अ मेजर रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ प्रोसेस। प्लास्टिड का सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है? तो प्लास्टिड का मेन इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस वर्क है प्लांट्स में और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ये चैप्टर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स क्लास 11 से लिया गया है। फिर आ जाता है क्वेश्चन 20, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स। हमारी बॉडी में जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस है वो कहाँ डिटॉक्सीफाई होते हैं? जैसे हमने कोई मेडिसिन ली, कोई गलती से ड्रग ले लिया, तो वो कहाँ पे डिटॉक्सीफाई होंगे? लिवर में। तो ये चैप्टर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, फाउल कॉलेरा इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया। फाउल कॉलेरा किस बैक्टीरिया से होता है? पास्टुरेला मल्टोसिडा, ये ऑर्गेनिज्म का नाम है बैक्टीरिया के। फिर है, ब्लू रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमें बताना है ब्लू रेवोल्यूशन किससे एसोसिएटेड है? एक्वाकल्चर से। तो फिशेस, प्रॉन्स, इन सबको रेयर करना लार्ज अमाउंट में, उसे एक्वाकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर जब हम सिल्कवॉर्म को रेयर करते हैं, एग्रीकल्चर जब क्रॉप्स वगैरह आती हैं, और वर्मी कल्चर अर्थवॉर्म को रेयर करने को कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिजीनियस वेराइटी ऑफ फाउल। फाउल की इंडिजीनियस वेराइटी कौन सी है? एसील। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट या पॉप्स। POPS, तो H2SO4, हेक्साक्लोरोबेंजीन, NO2 या HNO3। तो हेक्साक्लोरोबेंजीन जो हैं वो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट हैं। तो हमें पहले ये जानना है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट क्या होते हैं। उन्हें फॉरएवर केमिकल्स भी कहते हैं और वो एनवायरनमेंट में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं क्योंकि उन पे कोई भी डिग्रेडेशन काम नहीं करता। केमिकल, बायोलॉजिकल या फोटोलिटिक, कोई भी डिग्रेडेशन उन्हें डिग्रेड नहीं कर पाता। और इंटरनेशनल स्टॉकहोल्म कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स 2001 में हुआ था और वो एलिमिनेट करना चाहते थे सारे POPs को नेचर से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, लाइकन्स आर फॉर्म्ड एज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन विच ऑर्गेनिजम्स। तो ये भी लास्ट वीडियो में रिलेटेड टॉपिक से ही उठाया हुआ क्वेश्चन इन्होंने दिया है। बैक्टीरिया, एल्गी, एल्गी फंगस, एल्गी प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया फंजाई। तो जो आंसर है वो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। जो लाइकन्स का है वो एल्गी और फंगस का एसोसिएशन है। अब इधर से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो ये है कि ये म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। ओके, यहाँ पे आप चैप्टर्स देख लीजिए किस चैप्टर से लिया गया है। और इसमें एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायोंट कहते हैं एंड फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोंट भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि माइकोबायोंट एक्चुअली क्या है एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में, वो फंगस है एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द सेल ऑर्गेनल इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। कौन सा सेल ऑर्गेनल एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है? न्यूक्लियस, सेल वॉल, राइबोसोम या गोल्जी। तो जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, वो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। और सेल वॉल, सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है सेल वॉल के अंदर। ये चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 11 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, ये अभी गया है जो डे है, द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द डेट। 5 जून। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। Question number 28, who among the following has first proposed the concept of ecology। concept of ecology सबसे पहले किन्होंने दिया था? टेंसली ने।
और हमने डार्विन का देखा, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी उन्होंने। लिनेयस जो थे उन्होंने दिया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और साथ में जो साइंटिफिक नोमेनक्लेचर है, एक्चुअली बाइनोमियल नोमेनक्लेचर उन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, नेम द फिल्ट्रेशन यूनिट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम की फिल्ट्रेशन यूनिट है, तो एक्सक्रीटरी फिल्ट्रेशन सिस्टम की जो फिल्ट्रेशन यूनिट है वो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनीज की, जो कि क्या है, नेफ्रॉन्स है। और अगर नर्वस सिस्टम की यूनिट आती तो न्यूरॉन होता आंसर। तो नेफ्रॉन और न्यूरॉन में कंफ्यूज नहीं होना, नेफ्रॉन इज रिलेटेड टू किडनीज, न्यूरॉन इज रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 से पहले यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है कि एक हेल्दी एडल्ट में एक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं, तो 1 से 1.5 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। कौन सी डिजीज़ बैक्टीरिया से होती है, मलेरिया, टाइफाइड, रिंग वॉर्म या HIV। ये वाई डू वी फॉल इल क्लास 9 का चैप्टर है, उस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है MCQs की, आप उसे भी देख सकते हैं, क्योंकि 9th क्लास से सिर्फ एक वही चैप्टर है, और सेल तो 11th क्लास में भी है चैप्टर, तो 9th क्लास में सिर्फ वही एक चैप्टर है, वाई डू वी फॉल इल, जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं बायो के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि टाइफाइड जो है वो बैक्टीरियल डिजीज़ है, HIV है वो वायरल डिजीज़ है, रिंग वॉर्म जो है वो फंगल डिजीज़ है, मलेरिया है वो ना फंगल डिजीज़ है, ना बैक्टीरियल ना वायरल डिजीज़ है। मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय पैरासाइट जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं, और ये किससे स्प्रेड होता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि इनमें से कौन सी डिजीज़ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से स्प्रेड होती है। तो आपको क्या याद रखना है कि मलेरिया जो है वो किससे स्प्रेड होता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से। टाइफाइड जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें हाई फीवर, डायरिया और वॉमिटिंग भी होती है। इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग फैटल डिजीज़, और ये किससे होती है, किस बैक्टीरिया से, साल्मोनेला टाइफी। तो ऑर्गेनिज्म का नाम भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि नेम द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ टाइफाइड, तो क्या है, साल्मोनेला टाइफी। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन फॉर्मेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। या तो आपको ये यहाँ पे मिलेगा या जनरल अवेयरनेस में मिलेगा, बट इधर से इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो एसिड रेन, जब एसिड प्रेसिपिटेट होता है रेन की फॉर्म में, और एयर में जब सल्फर ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं, तो एसिड रेन होती है। तो ऐसे रिएक्शन में क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और वाटर से मिलके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ऑक्सीजन एंड वाटर से मिलके नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, और ये दोनों जो एसिडिक चीज़ें हैं वो रेन वाटर का pH कम कर देती हैं, अराउंड 5.4 के आसपास होता है उसका pH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स व्हेन एन ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब्स केमिकल्स एट अ फास्टर रेट दैन द मेटाबॉलिक कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। अगर मैं बॉडी की मेटाबॉलिक कैपेसिटी, जैसे कि केमिकल्स, ड्रग्स, डिजीज, ये सब जो है वो कहाँ मेटाबोलाइज होते हैं, लीवर में, बट अगर मैं उससे ज़्यादा केमिकल एब्जॉर्ब करे, ऑक्सीजन, हमारी बॉडी उससे ज़्यादा केमिकल एब्जॉर्ब करे, तो उसे क्या बोलते हैं, बायो एक्यूमुलेशन। बाकी की चीज़ें भी देखेंगे। बायो ऑगमेंटेशन क्या होता है, बायो ऑगमेंटेशन होता है कि आप किसी स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करो, जैसे कि अगर मैं मिथेनोजेंस को यूज़ करूं, जैसे कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में यूज़ होते हैं, तो किसी प्रोसेस को एक्सेलरेट करने के लिए जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं तो उसे बायो ऑगमेंटेशन कहते हैं। बायोडिग्रेडेशन क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन होना बायोडिग्रेडेशन होता है। और बायोमैग्निफिकेशन इम्पॉर्टेंट है जब हम ट्रॉफिक लेवल में ऊपर की तरफ जाते हैं, तो जो केमिकल्स हैं जैसे कि फर्टिलाइज़र्स, उनका जो कॉन्सेंट्रेशन है उसे वो इंक्रीज़ हो जाता है, उसे बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, लाइजोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज। तो हम इसमें ये भी देखेंगे कि किचन ऑफ सेल क्या होता है, सुसाइडल बैग्स क्या होते हैं। तो पहले लाइजोसोम्स का आंसर देख लेते हैं। लाइजोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स। ठीक है, अब उसके बाद बाकी की चीज़ें देखते हैं। किचन ऑफ सेल किसे कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि वो खाना बनाते हैं प्लांट्स का। सुसाइडल बैग्स लाइजोसोम, क्योंकि वो खुद को डाइजेस्ट कर लेते हैं। प्रोटीन फैक्ट्रीज राइबोसोम्स को कहते हैं, ये हमने लास्ट में भी देखा था हम पीछे। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, क्योंकि वो ATP बनाता है। और ATP को क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए, हम 2-3 कैसे 5 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 34, रेड रॉट इज़ द डिजीज़। अब क्रॉप के मेन डिजीज़ भी आपको याद रखने हैं, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आपके ज़रूर आएंगे। तो शुगर केन रेड रॉट डिजीज़ होता है शुगर केन को। पैडी को कौन सा डिजीज़ होता है, ब्लास्ट होता है।
धान के खेतों को ब्लास्ट डिजीज़ होती है, वीट को रस्ट डिजीज़ होता है और चिकपी को ब्लाइट डिजीज़ होता है। तो ये मेन क्रॉप की डिजीज़ हैं। इनको और भी डिजीज़ हो सकती हैं, वीट को कई डिजीज़ हो सकती हैं, पैडी को भी हो सकती हैं जैसे पाउडरी मिल्ड्यू, बट इम्पॉर्टेंट ये हैं जिनसे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। क्वेश्चन नंबर 35, नेम द एंजाइम विच एक्ट्स ऑन द कार्बोहाइड्रेट्स इन द सलाइवा। सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स पे एक्ट करता है? तो आंसर इज अमाइलेज। अब हम इसमें ये देखेंगे कि स्टार्च जब हम खाते हैं, जैसे कि पोटैटो में सबसे ज़्यादा स्टार्च प्रेजेंट है, हम आलू खाते हैं तो आलू पे क्या एक्ट करेगा? माउथ में अमाइलेज एक्ट करेगा और उसे किस में कन्वर्ट करेगा? शुगर में कन्वर्ट करेगा। प्रोटीन्स का डाइजेशन स्टमक में शुरू होता है, ठीक है। तो प्रोटीन पे सबसे पहले कौन एक्ट करेगा? पेप्सिन, और उसे किस में कन्वर्ट करेगा? पेप्टोन्स। पेप्टोन्स पहुंचेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन के लिए, और इस पे कौन एक्ट करेगा? ट्रिप्सिन, और इसे किस में कन्वर्ट करेगा? लार्ज पेप्टाइड्स में। तो इसी तरीके से हमने पेप्सिन ट्रिप्सिन का भी फंक्शन देख लिया अमाइलेज के साथ। अमाइलेज स्टार्च पे एक्ट करेगा माउथ में, ट्रिप्सिन एक्ट करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में पेप्टोन्स पे, सीधा प्रोटीन भी लिख देते हैं कई जगह, पेप्सिन एक्ट करेगा प्रोटीन पे बट स्टमक के अंदर, और सेल्यूलोज जो है वो क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है किसमें? प्लांट सेल वॉल का। ये भी हमने अभी कुछ पीछे क्वेश्चंस में देखा। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर के मैन्युफैक्चर में कौन सा केमिकल यूज होता है? हेक्साक्लोरोकार्बन्स, H2SO4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो आंसर इज CFCs रेफ्रिजरेटर्स के मैन्युफैक्चर में यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन विच रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ओजोन लेयर किस रीजन में प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर की? स्ट्रेटोस्फेयर। एक और क्वेश्चन है, हम कौन सी लेयर में हैं? हम जो हवा लेते हैं वो किस रीजन का पार्ट है एटमॉस्फेयर की? ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, वेयर इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन और आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि कहाँ लोकेटेड है? उत्तराखंड में लोकेटेड है। प्रोजेक्ट टाइगर सबसे पहले कहाँ इनिशिएट हुआ था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में हुआ था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क क्यों फेमस है? बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है इंडिया का? ये सेकंड क्वेश्चन हुआ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। थर्ड, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1939 में। फोर्थ क्वेश्चन, उसको तब क्या कहते थे? हेली नेशनल पार्क। फिफ्थ क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क क्यों फेमस है? बंगाल टाइगर के लिए। सिक्स्थ क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट इनिशिएट हुआ था? टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39, माइकोरिजे आर। माइकोरिजे एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है नाइट्रोजन फिक्सिंग फंगस का और ग्रीन प्लांट्स का। तो इसमें क्या होता है कि ग्रीन प्लांट्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जैसे शुगर्स फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, फंगस को देते हैं और फंगस सप्लाई करता है प्लांट्स को वाटर एंड मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स से, जो कि वो सॉइल से प्लांट्स की रूट्स तक पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, फुट एंड माउथ डिजीज इन कैटल इज कॉज्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म। फुट एंड माउथ डिजीज कैटल में किस ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई या वायरसेस। तो आंसर इज वायरसेस। तो इस तरीके से ये वीडियो एंड होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई कमेंट है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर एग्जाम्स।